साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के अगले कड़ी में संविधान के भाग 1 से 5 हम लोग देखेंगे और अनुच्छेद 1 से 151 देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप पेशेंस की जरूरत होगी। अगर पेशेंस रखेंगे तो आप जो संविधान के कम से कम 1 से 51 तक यानी कि भाग 5 तक आज कंप्लीट कर लेंगे, समझ पाएंगे इसको। तो चलिए चलते हैं आगे। जब हम लोग संविधान के भाग 1 में देखते हैं तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसा देखा कि इसके अंडर में एक कुछ चीजें आती है जिसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भाग 1 के संघ और उसके क्षेत्र, जो भाग 1 का अध्याय 1 है, उसमें हम लोग संघ और उसके क्षेत्र देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं संघ का नाम और क्षेत्र। तो संघ का नाम मतलब वो भारत की बात की जा रही है और क्षेत्र मतलब इसके जो भूभाग हैं, राज्य हैं, इसकी बात की जा रही है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 1 में। भारत और उसके क्षेत्र की बात हो रही है। इसके बाद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरे में हम लोग देखते हैं राज्यों का प्रवेश या स्थापना, राज्यों की स्थापना कैसे होगी, क्या होगी, इस पे हम लोग भाग 1 के अनुच्छेद 2 में देखते हैं। इसके बाद 2 का आता है जिसे निरस्त कर दिया गया है। तीसरा में हम लोग देखते हैं नए राज्यों का अनुच्छेद 3 में, भाग 1 के अनुच्छेद 3 में हम देखते हैं राज्यों का निर्माण तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे हम लोग देखते हैं कि राज्यों के नाम बदले जाते हैं। जैसे पहले मैं बात कर रहा था मद्रास, ब्रिटिशकालीन आजादी के बाद में उसके नाम परिवर्तन कर करके चेन्नई कर दिए गए। ऐसे ही राज्यों और सीमा, राज्यों के नाम अगर परिवर्तन किए जाते हैं या राज्यों का अलग निर्माण होता है, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है और लगता है कि व्यक्तियों तक साधन पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उन भूभागों को कम कर करके एक से अधिक राज्यों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो निर्माण किए जाते हैं ये अनुच्छेद 3 के अनुसार किए जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 4 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत प्रथम और चतुर्थ अनुसूची, जो अनुसूची की चर्चा मैंने किया था पिछले क्लास में, इसीलिए मैंने अनुसूची पहले पढ़ा दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून हैं। जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो अनुच्छेद 2 और 3 अधीन बनाए गए हैं, वो कानून की बात इसमें होती है। तो हम लोग जब भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में हमें मिलता है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। भाग 1 में हमें कौन कौन मिलता है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4, जो कि ये है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 में हम लोग नागरिकता देखते हैं, भाग 2 में नागरिकता देखते हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। क्योंकि हम लोगों ने जो पहला देखा भाग संघ और राज्य, उसमें हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। तो हम लोग नागरिकता के बारे में जब देखते हैं तो याद रखना होगा नागरिकता आता है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के मध्य। तो आखिर में कौन कौन आते हैं, क्या क्या नागरिकता की बातें इसमें कही गई है, किस अनुच्छेद में, इसकी चर्चा हम विधिवत बाद में करेंगे जब हम नागरिकता पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इतना बताते चलें कि किस अनुच्छेद में कौन से प्रकरण है। तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात आ रही है कि अगर कोई नागरिकता है, कोई व्यक्ति नागरिक है भारत का, तो कैसे कहा जाएगा। छठा में पाकिस्तान से भारत में
प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। जब भारत पाकिस्तान जो डोमिनियन बने थे, क्षेत्र बने थे, उस क्षेत्रों में से जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात अनुच्छेद 6 में की जाती है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान में प्रवास करने वाले कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार किए जाते हैं अनुच्छेद 7 में। 8वां में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं और वो भारत के नागरिकता चाहते हैं, तो वो अनुच्छेद 8 के तहत उनको शामिल किया जाता है। उसका वर्णन उसमें किया गया है। अनुच्छेद 9 में किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक नहीं होना। यदि कोई भारतीय है और विदेशी किसी अन्य देश का नागरिकता उसने प्राप्त किया है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 9 में की गई है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता हम लोग देखते हैं। जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार हैं, उसकी चर्चा अनुच्छेद 10 में मिलती है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बना करके नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना है, ये अनुच्छेद 11 में आता है। तो ये हम लोग देख लिए अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 नागरिकता के संदर्भ में है, और ये भाग 2 में है। भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में हम लोग देखते हैं कि एक सामान्य, इसमें मौलिक अधिकार आते हैं, और मौलिक अधिकार जो आते हैं वो 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। इसमें सबसे पहले हम लोगों को मिलता है अनुच्छेद 12 में, 11 हमने पिछले स्लाइड में देखे थे जो नागरिकता के अंतर्गत था। और हम लोग जब 12 की बात करते हैं तो इसमें आता है कि मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाएगा। इसके बाद 13 में मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून से संबंधित है, कि अगर कोई मौलिक अधिकार से असंगत है या उसका अपमान कर रहा है तो उस पर कौन सी कानूनी प्रक्रिया लागू होगी, इसकी चर्चा ये बात 13 अनुच्छेद में की गई है। फिर जब बात आती है तो पहले तो हम लोग देखा 12 और 13 में यह है कि 12 परिभाषित करता है मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार क्या है, कैसे इसको मौलिक अधिकार समझा जाएगा। 13 में यह कहा गया कि इनके असंगत या अगर कोई अपमान करता है तो क्या कानून होंगे। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो एक एक अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, ये सब अधिकार है, इसकी चर्चा किस किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो समानता का अधिकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो है सबको समान अधिकार है, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। तो इसके लिए ये अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, मना किया गया है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो किया गया है ये अनुच्छेद 15 के संदर्भ में किया गया है। तो अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। जो सार्वजनिक रोजगार के जो मामले हैं, जो सभी लोग रोजगार कर सकते हैं, तो वैसे जो समानता की बात की गई है वो 16 में की गई है। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, हमारे यहाँ छुआछूत बहुत पहले से जबरदस्त तरीके से है, खास करके विशेष करके यह हिंदू धर्म में है। तो ये जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये जब दलित और इनका जब इनका जो है अस्पृश्यता जो मामला था, जो छुआछूत, उसे समाप्त करने के लिए उसके संदर्भ में जो बातें कही गई हैं उस 17 में कही गई हैं। उसके लिए ये भी कहा गया है कि क्या उसके लिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या दंड होंगे। 18 में उपाधियों का उन्मूलन, जो उपाधियां हैं, जैसे पहले उपाधियां हुआ करती थी,
राजा महाराजा, उनका खरपोशदार और कुछ उपाधियां हुआ करती थी जो किसी जो किसी वंश के आधार पर दी जाती थी, किसी राजतंत्र के आधार पर दी जाती थी, तो उसको समाप्त किया गया जड़ से। वो उपाधियों को, तो उन उपाधियों का उन्मूलन के बारे में 18 में, अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। 17 में अस्पृश्यता है, 18 में उपाधियां हैं। फिर से देख लें, 12 में परिभाषित किया गया है मौलिक अधिकार को। 13 में मौलिक अधिकार के अगर असंगत है, कोई अगर अपमान कर रहा है तो क्या कानून बने हैं, इसके लिए है। समानता जो शुरू होता है वो 14 से शुरू होता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल व जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता और अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन, मतलब ये दोनों को समाप्त करने की बात कही गई है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जो स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है वो 19 से लेकर के 22 के बीच में आता है। तो 19 से 22 के बीच में जब आता है तो इसको हम लोग देखते हैं कि 19 से 22 के बीच में क्या क्या है। 19 में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा, जैसे प्रेस, मीडिया, आप बोलने का अधिकार, कहीं मंच पे बोलने का अधिकार, ये सब जो अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, परफॉर्मेंस का, ये आया है 19, आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा की गई है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके दोष सिद्ध करने के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं वो 20 में कही गई है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, आपका जीवन है और आपका वो व्यक्तिगत है जीवन है, और ये आप उसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा कर सकते हैं। 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है बाद में, तो शिक्षा के अधिकार को 21A में जोड़ा गया है। 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी और नजरबंद आपको नहीं किया जा सकता, इन बातों को रखा गया है 22 में। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है, 19 से 22 के बीच में है। 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में यह है स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात 23वें अनुच्छेद में की गई है, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। मानव तस्करी, आप जो है किसी भी व्यक्ति की तस्करी नहीं कर सकते, नौकरी, काम, पेशे के लिए तस्करी, उसको यहाँ से सप्लाई नहीं कर सकते। जबरन श्रम का निर्देश भी किया गया है कि आप जो है जबरन किसी से कोई सेवा कार्य या कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। इस बात की चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में की गई है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध किया गया है। कारखानों आदि मतलब कारखाने हैं या अन्य जो कार्य स्थल हैं, वहां पे आप जो है बच्चों को रोजगार उनसे नहीं करा सकते, उनसे काम नहीं ले सकते। इस चीज की चर्चा अनुच्छेद 24 में की गई है। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 तक में की गई है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि 26-27 विलुप्त है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25वां जो अनुच्छेद है उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार के संदर्भ में है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसका किसी धर्म का अनुयायी बन सकता है, खुद से वो धर्म को अपना सकता है। तो ये जो कहा गया है ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 28, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कोई अगर वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शैक्षणिक संस्थान है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में शामिल हो सकते हैं। तो ये 28 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 29 से 31 तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात आती है। अनुच्छेद 29 से 31 तक क्या आता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है। इसमें कहा की गई है 29 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के
हितों की सुरक्षा की बात की गई है। अल्पसंख्यक वे जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, वैसे वैसे धार्मिक सदस्य या वैसे व्यक्ति जिनकी संख्या हमारे यहाँ कम है, उसको हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं, जिनकी संख्या कम है। तो जो अल्पसंख्यक है उनके जो हितों की रक्षा हो, ये हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। 30 में शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको स्थापित करना, उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। जैसे जौन, बैत, इस्लाम, ये जो धर्म को मानने वाले हैं, ये अपने संस्थान, शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। 31 को निरस्त कर दिया गया है। हम लोग बात फिर करते हैं 31A का, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। 31A में संपदा आदि के अर्जन का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति कही गई है। 31B में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में चर्चा की गई थी। 31C में कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाली विधियों की व्यावृत्ति की गई थी। अब 31D में इसको निरस्त कर दिया गया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और बाकी तथ्यों को देखते हैं। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 32 जो से लेकर के 35 तक जो मौलिक अधिकार का आखिरी भाग है, अनुच्छेद है इसका, तो उसमें 32 अनुच्छेद में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का उपचार, अगर कोई अधिकार दिए गए हैं तो उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये अधिकार दिए गए हैं। 32A को निरस्त कर दिया गया है। 33 में सेनाओं आदि पर लागू होने में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को उपांतरित करने की संसद की शक्ति शामिल है कि ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये सेनाओं आदि पर लागू होने में जो उनके अधिकार हैं वो उपांतरित करने का संसद की शक्ति है, वो कर सकती है। 34 में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। कोई भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो उसके वो प्रदत्त अधिकार जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, वो उसके अधिकार नहीं रह जाएंगे। 35 में अनुच्छेद में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है कि अगर ये जो भाग है, भाग 3 मौलिक अधिकार, इसके उपबंधों को कैसे प्रभावी किया जाएगा, इसको बताया गया है। अब चलते हैं भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। भाग 4 में क्या किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आते हैं 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। 36 में राज्य के नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं या तत्व हैं उसको परिभाषित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे कहा जाएगा। 37 में, अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहा गया है कि इस सिद्धांतों का अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा। 38 में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल सैद्धांतिक तत्व हैं जो नागरिकों के हितों की रक्षा उनके हाथ में, उनके प्रति जो कर सकते हैं हमारे कार्यपालिका या विधायिका, उसके संदर्भ में किया गया। लेकिन इसके लिए आप जुडिशियरी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो कहा गया है कि 29 में कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत हैं, राज्य को इसका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर राज्य उसका पालन नहीं करता है तो इसके एवज में आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं वो जुडिशियरी में या आपके मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, इसलिए उस पर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसके विरुद्ध में न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास एक अधिकार दिया गया है, वो अधिकार है मताधिकार। आप इस आधार पे अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने लोक हितों का ख्याल रखने वाले लोगों का आप वहां पे उनको बाध्य कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। यहीं पे आकर के हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे पंचायत के हो या विधानमंडल, विधान परिषद के हो या संसद के हो, उनको हम लोग यहीं पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार मांग को ही
हम लोग ले करके उनको मजबूर करते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा कहा गया है कि जो विधायिका है या कार्यपालिका है, इस बात का ध्यान रखे, जो निजी निदेशक तत्व है उसका पूरी तरह से वो जनता के प्रति जिम्मेवार रहे। 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई है। यहाँ पे कही गई है कि आपको जो है न्याय जो है वो सामान्य मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा और सबको मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई स्वयं से लड़ने में सक्षम नहीं है, तो आप सरकार से वकील की मांग कर सकते हैं, वो आपके केस लड़ेंगे। तो मुफ्त कानूनी सहायता की बात कही गई है। और जुडिशियरी के मामले में आपसे उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे कि आपको न्याय के बदले में पैसे आपसे लेंगे, तो मुफ्त है। 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन के मामले में कहा जाता है कि वो 40 अनुच्छेद में है और कहा गया है कि ग्राम पंचायत जो होंगे वो उनको लागू किया जाएगा और उसके अनुसार ग्राम पंचायत अपना काम, अपने क्षेत्रों का काम करेंगे। 41 में, अनुच्छेद 41 में काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 से इसका वर्णन किया गया है। काम करने के संदर्भ में, शिक्षा पाने के संदर्भ में और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं कि ऐसा है कि आपको सरकारी, आपको निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा और आवास और भोजन मिले, इस बात की गारंटी सरकारें दे, न कि इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। अब 42 कहता है कि, अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित परिस्थितियों तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान है। जब आप कोई काम कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे काम ले रही है, तो काम न्याय संगत होगा, मनोचित मन के अनुसार होगा, मन की जो परिस्थितियां उनके अनुसार होगा। अब मातृत्व मतलब जो संगठन है वो आपका पर्सनल केयर, पर्सनल नीड्स को ध्यान रखे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि इसको लेकर के आप जुडिशियरी या आपका अधिकार है, इसको लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि मेरे जो काम है वो थोड़ा न्याय संगत नहीं लग रहा है या हमारा मनोचित परिस्थिति में नहीं है, तो हम कोर्ट जाएंगे तो हमको ऐसा कर देगा या हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है हायर अथॉरिटी, तो इसके मामले में आप जो है वो न्यायालय नहीं जा सकते। समान न्याय में आप समान न्याय पाने का आपको अधिकार है, मुफ्त है, लेकिन आप जो है इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। इसके अलावा 43 में, अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी आदि की व्यवस्था सरकारें विधायिका करें। लेकिन जैसे हमारे यहाँ चल रहा है मनरेगा, तो मनरेगा जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जो व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है ना, उनको कम से कम साल भर में 100 दिन का काम मिल जाए, ताकि अपना कम से कम परिवार का भरण पोषण सरकार की तरफ से 100 दिन का मिल जाए, बाकी काम वो ढूंढ लेंगे 200 समथिंग 200-250 दिन, तो अपना खुद ढूंढ लेंगे, 100 दिन सरकार कम से कम दे। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए न्यायालय चले जाएंगे, वो एक जीविका के लिए है कि श्रमिकों के लिए मजदूरी की आदि की व्यवस्था सरकारें करें। 43 ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी। जो उद्योग का जो प्रबंधन होगा उसमें श्रमिकों की भागीदारी होगी। आप वहां पे एसोसिएशन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। 43B कहता है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। 43B क्या कहता है? राज्य के निदेशक तत्व के कि जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बढ़ावा देना है, आपको राज्य की सरकार को या केंद्र सरकार को उसको बढ़ावा देना है। 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जो नागरिक हैं उनके लिए जो सिविल संहिता है वो सामान्य होना चाहिए। 45 अनुच्छेद कहता है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ऐसा करना, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सरकारों को ऐसा करना चाहिए। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे जो बात आई है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य कमजोर वर्ग कोई शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। इसी में आया है ईडब्ल्यूएस, इसी के तहत हम लोग ईडब्ल्यूएस को आज देखते हैं, या एससी एसटी जो एक्ट वगैरह जो कुछ भी है वो इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने
और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुरक्षा करने का राज्य का कर्तव्य। पोषण 47 में क्या कहता है कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना है, बेहतर करना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, यह राज्य का कर्तव्य है। राज्य ऐसा करे, निरंतर प्रयास राज्य करता रहे। 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का विस्तार किया जाए ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। 48 ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य वन्य जीवन की सुरक्षा करना। पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, उसकी सुरक्षा करना और वनों और वन्य जीवों को भी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अब राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण सरकार करे। 50 अनुच्छेद कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे पे निर्भर नहीं। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना। आप राष्ट्रीय भावना को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को खराब नहीं कर सकते हैं, इसमें कही गई है। इसके बाद भाग 4 में ही मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, इसको 51 ए में कहा गया है। अब है भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक चलेंगे, ये काफी लंबा रहेगा, तो कैसे करें, आप कंटिन्यू देखेंगे या मैं थोड़ा देख लूं कितना पीछे हैं हम, कितना मिनट चला क्लास। ज्यादा लंबा होगा तो इसको आगे बढ़ा देंगे, हमें लगता है इसको आगे बढ़ा देना चाहिए।